अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इस वीडियो के अंदर मैं आपको 26वीं आईनी तरमीम के बारे में बताता हूँ। इस वक्त सेनेट ने तो इसको मंज़ूर कर लिया है और कल कौमी असम्बली भी इसको मंज़ूर कर लेगी। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि यार 26वीं आईनी तरमीम क्या है और इसके अंदर कौन-सी चीज़ें आइन के अंदर तब्दील की जा रही हैं। तो वैसे तो यानी कि बहुत सारी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, लेकिन जो अहम अमेंडमेंट हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक आर्टिकल है 9A उसका इज़ाफ़ा किया है और वो आर्टिकल 9A ये कहता है कि हर जो शख्स है, उसका अब ये बुनियादी हक है कि उसको साफ़-सुथरी एनवायरनमेंट मैसर हो। यानी अगर आपको साफ़-सुथरी हवा या हेल्थी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि ये आपका बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। इसके अलावा जनाब आर्टिकल 38 के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें तब्दीली की हैं और एक न्यू प्रोविज़न का इज़ाफ़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जी 1 जनवरी 2028 से पहले-पहले पूरे मुल्क से जो रिबा है, जो सूद है, वो जो है ना उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जनाब जो सबसे अहम आइनी तरमीम है और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात की जा रही है मीडिया के अंदर और जो है ना हर जगह पे, वो ये है कि चीफ़ जस्टिस जो है हमारे पाकिस्तान के, उसकी जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया गया है। जी दोस्तों, पहले ये होता था कि पाकिस्तान के अंदर जो चीफ़ जस्टिस होता था सुप्रीम कोर्ट का, वो जनाब जो मोस्ट सीनियर जज होता था, उसको अपॉइंट कर दिया जाता था और जो प्रेज़िडेंट हैं, सदर, वो उनको अपॉइंट करते थे, ठीक है? यानी सीनियॉरिटी के हिसाब से जज लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जनाब आर्टिकल 175 ए का जो सब क्लॉज़ 3 है, उसको तब्दील कर दिया गया है। उसमें अब ये है कि जो चीफ जस्टिस है ना, वो जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे ना, उनमें से एक नॉमिनेट होगा नंबर 1 और उसको कौन यानी नॉमिनेट करेगा? उसको जनाब अपॉइंट करेगा एक पार्लिमानी कमेटी, यानी पार्लियामेंट की एक कमेटी होगी और पार्लियामेंट से मतलब यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट, यानी 8 मेंबर नेशनल असेंबली से होंगे और 4 जो होंगे वो सेनेट से होंगे। तो ये जनाब मिल के ना एक इन तीनों में से किसी एक को जज अपॉइंट करेंगे और उसके बाद वो फिर वो जो है ना वो रिकमेंडेशन देंगे प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर आगे फॉरवर्ड करेगा प्रेसिडेंट को, इस तरीके से फिर जज जो है वो अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि अगर कोई मोस्ट सीनियर जज है वो डिक्लाइन करता है, वो कहता है कि जी मैंने नहीं बनना चीफ जस्टिस, तो उसके बाद जो दूसरा होगा उसको लगा दिया जाएगा। एक ये, और दूसरा है कि ये जो कमेटी है ना, अब इसमें टोटल 12 मेंबर्स हैं, तो ये जनाब इनका जो फैसला होगा ना वो होगा 2/3, यानी जब 2/3 मेजॉरिटी होगी तो तभी वो फैसला यानी कि इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है? और दूसरा ये है कि इस जो कमेटी होगी, इसके अंदर जो पार्लियामेंट की जितनी भी सियासी जमातें हैं, सबको बराबर के हिसाब से यानी कि उनको नुमाइंदगी दी जाएगी। यानी जितनी भी सियासी जमातें मौजूद हैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं, उनको यानी कि बराबरी यानी कि हिसाब दिया जाएगा। अब इसमें ये नहीं है कि अपोजिशन के कुछ बंदे होंगे, कुछ हुकूमत के, ऐसे नहीं, जितनी भी सियासी जमातें हैं सबकी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी। और दूसरा ये होगा कि जनाब इसकी जो मीटिंग होगी वो प्राइवेट होगी और इस मीटिंग या कमीशन का जो भी फैसला होगा वो जनाब आप किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है? अगर कोई वैकेंसी है और कोई बंदा एब्सेंट है, तो उस सूरत में जो कमीशन का फैसला होगा वो वैलिड ही समझा जाएगा। तो सबसे पहली जो और अहम तरीन अमेंडमेंट है वो यही है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है वो तब्दील कर दिया गया है। पहले मोस्ट सीनियर जज था, उसको प्रेसिडेंट जनाब जो है ना वो अपॉइंट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक बंदे को जज लगाया जाएगा और वो कौन लगाएगा? वो पार्लिमानी कमेटी लगाएगी और उस कमेटी में 12 बंदे होंगे, 8 बंदे नेशनल असेंबली से और 4 सेनेट से होंगे और 2/3 उनका जो फैसला होगा वो माना जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक और अहम तरीन अमेंडमेंट है वो है जुडिशल कमीशन के हवाले से। देखें, एक इदारा मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, जुडिशल कमीशन। उसमें ये जो जुडिशल कमीशन का काम ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस अपॉइंट होते हैं ना, उनको ये कमीशन अपॉइंट करता है। तो अब इस जो कमीशन है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी इन्होंने तब्दील कर दिया। पहले जो होता था ना, इसके अंदर एक चीफ जस्टिस होता था, चेयरपर्सन, इसके अलावा 4 मोस्ट सीनियर जजेस होते थे, एक कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता था या फार्मर कोई जज होता था, इसके अलावा फेडरल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और एक सीनियर एडवोकेट जो पाकिस्तान बार काउंसिल उसको नॉमिनेट करती थी 2 साल के लिए, ये बंदे होते थे, ठीक है? लेकिन अब उन्होंने इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद लोगों को शामिल कर लिया। वो ये है कि अब तरमीम के बाद यानी आर्टिकल 175 ए का जो सब क्लास 2 है, उसमें ये चीज़ें इज़ाफ़ा कर दी गई हैं। एक तो चीफ जस्टिस होगा, इसके अलावा प्रिज़ाइडिंग जज होगा
उसके बाद 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, और ये जो फार्मर चीफ जस्टिस और फार्मर जज वाला ये ऑप्शन इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा फेडरल मिनिस्टर भी होगा और अटॉर्नी जनरल भी होगा, सीनियर एडवोकेट भी होगा, ये होंगे। लेकिन इसके अलावा मज़ीद जनाब कुछ और चीज़ें जो लोगों को उन्होंने शामिल किया है, और वो 4 बंदे होंगे पार्लियामेंट से, ठीक है, 2 सेनेट से, 2 जनाब नेशनल असेंबली से, और उसमें से भी जनाब 2 जो है ना अपोजिशन के होंगे, 2 यानी कि हुकूमत के होंगे, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि अगर मिसाल के तौर पर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस सूरत में जनाब जो सेनेट के हैं ना वहाँ से बंदे लिए जाएंगे। और दूसरा ये कि एक वुमेन या उसकी जगह पे कोई नॉन मुस्लिम टेक्नोक्रेट को भी नॉमिनेट किया जा सकेगा। यानी अब देखें कि जुडिशल कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील कर दिया गया। पहले यानी कि पार्लियामेंट के बंदे नहीं होते थे 4, और टेक्नोक्रेट का भी कोई बंदा नहीं होता था, ना नॉन मुस्लिम होता था, ना कोई औरत होती थी। अब उनको भी उन्होंने शामिल कर लिया है। यानी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी उसमें जनाब पार्लियामेंट के बंदों का भी जनाब एक हिस्सा होगा, और वो भी जनाब उस कमीशन के अंदर बैठेंगे, और वो भी रिकमेंडेशन देंगे कि इस बंदे को जज बनाओ, इसको ना बनाओ। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा आर्टिकल 48 इसके अंदर कुछ चीज़ें तब्दील की गई हैं, और एक चीज़ का उन्होंने उसको रिप्लेस किया है। उन्होंने कहा है कि जब भी प्रेसिडेंट को कैबिनेट या वज़ीर आज़म कोई एडवाइस देगा, तो उसको आप कहीं भी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकेंगे, नंबर 1। इसके अलावा आर्टिकल 179 के अंदर भी तब्दीली की गई है, वो ये है कि इसमें इन्होंने जो चीफ़ जस्टिस का जो टेन्योर है ना उसको फ़िक्स कर दिया है। यानी अब चीफ़ जस्टिस सिर्फ 3 साल के लिए ही लगेगा, ठीक है? और उसकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 ही होगी, ठीक हो गया। और दूसरा ये कि अगर वो रिटायरमेंट की एज से पहले उसके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं एज ए चीफ़ जस्टिस, तो वो फिर वो रिटायर ही हो जाएगा। यानी एक बंदा 60 साल की उम्र में चीफ़ जस्टिस लगता है, तो 63 के बाद वो यानी कि ऑटोमेटिकली ही रिटायर समझा जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब आर्टिकल 184 में भी कुछ चीज़ें तब्दील की गई हैं। उन्होंने कहा है कि देखो ना, आर्टिकल 184 क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो सो मोटो ले सकता है, और उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ना जनाब अगर कोई भी सो मोटो लेता है या कोई दरख्वास्त आती है 184 के तहत, तो उसमें सिर्फ जो जो यानी कि प्ली ली जाती है, जो मांगा जाता है आपने फैसले में वही देना है। यानी एक 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 शख्स आता है अदालत के अंदर, वो कहता है कि जी मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए इंसाफ के अंदर, और आप बदले में उनको कुछ और चीज़ें भी दे देते हैं, तो ये नहीं करना आपने, ठीक है ना? तो जनाब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही ऑर्डर या डायरेक्शन या डिक्लेरेशन दे सकती है जिसकी जनाब डिमांड की गई है दरख्वास्त के अंदर। यानी बंदे ने जो मुकदमे में जो चीज़ें मांगी हैं आप वही दे सकते हैं, उससे आगे चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, ठीक हो गया। और इसके अलावा आर्टिकल 186 ए के भी अंदर कुछ चीज़ें तब्दील की गई हैं, वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट जनाब जो है ना कोई भी केस अपील या प्रोसीडिंग एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट्स तब यानी ट्रांसफ़र कर सकता है जब उसको बेहतर लगे, मुनासिब लगे, ठीक। और इसके अलावा आर्टिकल 199 उसके अंदर भी सेम है कि हाई कोर्ट के पास अगर कोई भी मुकदमा आता है आर्टिकल 199 के तहत या जनाब जो, तो उसमें वो उसने वही ऑर्डर या डायरेक्शन या डिक्लेरेशन देना है जो दरख्वास्त में मांगा गया है। जो दरख्वास्त में आपसे प्ली की जाती है आपने वही इंसाफ प्रोवाइड करना है, एक्स्ट्रा इंसाफ नहीं देना, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा जनाब 215 जो आर्टिकल है उसके अंदर भी चीज़ तब्दील की गई है, वो ये है कि अब जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना वो तब तक काम करता रहेगा जब तक दूसरा जनाब चीफ कमिश्नर वहाँ तक आता नहीं है। पहले ऐसे नहीं होता था कि अगर कमिश्नर रिटायर हो जाता था ना तो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर की जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, जो मोस्ट सीनियर होता था वो यानी कि एज ए थोड़ा काम कर रहा होता था या उनका जो वो बना होता था वो इस तरह। अब ऐसा नहीं होगा, जब तक दूसरा नहीं लगेगा पुराना काम करता रहेगा। अच्छा जी, इसके अलावा जो सबसे अहम और बड़ी बात जो इस आइनी तरामीम के अंदर है दोस्तों, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। जनाब पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, हाँ जी, पहली मर्तबा एक आइनी बेंच बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 191 ए के तहत। इसमें इन्होंने कहा है कि जनाब जो जुडिशल कमीशन है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगा और उसकी ओवरऑल कंपोजिशन रखेगा, और उस आइनी बेंच के अंदर तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन होगी। और ये जो आइनी बेंच है ना ये 3 किस्म के मुकदमात सुनेगा। आर्टिकल 184 के तहत जो भी मुकदमात आते हैं, इसके अलावा अगर किसी आइनी मामलात के अंदर कोई हाई कोर्ट से अपील आती है, या इसके अलावा अब आर्टिकल 186 तक के तहत अगर उसने हुकूमत को कोई एडवाइस देनी है, मशवरा देना है, तो इन मामलात के अंदर अब ये जो सारे मामलात हैं ये आइनी बेंच सुनेगा।
पहले ये सारे मामला कौन सुनता था? सुप्रीम कोर्ट ही सुनता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आइनी बेंच बनाया गया है। अब ये सारे मामला ये आइनी बेंच सुनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब वो चीज़ नहीं है, अब ये आइनी बेंच बनेगा। और इस आइनी बेंच में कम से कम 5 जजेस होंगे और उनको जो फाइनल उनकी जो नॉमिनेशन होगी वो जो प्रिजाइडिंग जज होगा और 2 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, यानी जो 3 सीनियर जजेस होंगे वो अपॉइंट करेंगे। और दूसरा, जितनी भी पिटिशंस, अपील्स, रिव्यू एप्लीकेशंस इस आइन अमेंडमेंट बनने से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी चल रही हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब आर्टिकल 202 ए का भी इजाफ़ा किया गया है इस आइन के अंदर, और उसमें भी जनाब वो बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा हाई कोर्ट्स के अंदर, जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा जनाब आर्टिकल 193 के अंदर भी कुछ चीज़ें तब्दील की गई हैं कि एक शख्स जो है ना वो तब तक हाई कोर्ट का जज नहीं बनेगा जब तक वो पाकिस्तान का सिटीज़न नहीं है, यानी उसके पास जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी होनी चाहिए और उसकी जो उम्र है कम से कम 40 साल होनी चाहिए। और दूसरा ये कि वो 10 साल के लिए हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हो या 10 साल के लिए वो किसी जुडिशल ऑफिस में काम करता रहो या जुडिशल ऑफिसर रहा हो। दोस्तों, ये थी जनाब 26वीं आइनी तरामीम, जिसके बारे में आप बड़ी न्यूज़ सुन रहे हैं कि आइनी अदालत बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। अब वो आइनी अदालत नहीं, अब आइनी बेंच बन रहा है। और ये आइनी तरामीम मैंने आपके सामने बहुत ही आसान और कंसाइज़ करके रखी हैं। इसके अलावा बाकी इसमें और कोई नई चीज़ नहीं है। इस आइनी तरमीम का ज़्यादातर जो मकसद है वो ये है कि अदालत के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उनको उन्होंने थोड़ा तब्दील किया है। और जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है, 2 अहम चीज़ें हैं मेरी नज़र में। एक आइनी बेंच बनाया गया है, जो इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले तो आइनी अदालत की बात कर रहे थे, अब उसकी जगह आइनी बेंच बना दिया गया है आर्टिकल 191 ए के तहत। और दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कम्प्लीटली तब्दील कर दिया गया है। पहले मोस्ट सीनियर जज जो था वो अपॉइंट हो जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से एक को जनाब चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, और वो कौन बनाएगा? वो पार्लिमानी कमेटी यानी पार्लियामेंट बनाएगी। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।